कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप एमकॉम फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में हैं और आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बिकॉज इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्व प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको स्टडी करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। राइट तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है अकॉर्डिंग टू मी। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ईयर आप मेंशन करके मुझे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ही। राइट तो वहाँ पे आप विजिट करके उन सब वीडियोस को देख करके, प्लस जो अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इन सब वीडियोस को देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और आप टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी, जहाँ पे मैं इन सारे नोट्स को डायरेक्टली वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो भाई बात हो गई इन सारी चीज़ों की। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च टू वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च रेलेवेंट टू द बिजनेस रिसर्च। है ना, तो बिजनेस रिसर्च में ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो है रिसर्च को करेंगे, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं रिसर्च के जो कि बिजनेस रिसर्च में काम आते हैं, ये हमारा टॉपिक है। राइट तो यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। यहाँ पे रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप अगर डिफरेंट मेथड्स को समझ लेंगे तो उसका रिलेशन जो है ऑटोमेटिक आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। है ना, तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिसर्चर हैज़ टू प्रोवाइड आंसर्स एट द एंड टू द रिसर्च क्वेश्चंस रेज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। देखो, जब आप PhD करते हो या फिर किसी भी तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट में आप जब काम करते हो, तो जब भी आप रिसर्च करने की कोशिश करोगे, जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, तो उसके पहले ही आपके मन में सवाल होंगे, है ना, कि इन सारे सवालों के जवाब मुझे इस रिसर्च के माध्यम से ढूंढने हैं। तो एक रिसर्चर जो है उन सारे आंसर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो कि स्टडी के स्टार्टिंग में उसने रेज की होती हैं, है ना। और इस पर्पज़ के लिए वो जो है बहुत सारे जो रिलेवेंट डेटा है उसको गैदर करता है, और उसके बेसिस पे वो जो है इंफॉर्मेशन तैयार करता है एविडेंस के बेसिस पे। द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर ऑब्टेनिंग द सेम आर डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर एज मैथड्स ऑफ रिसर्च और अप्रोचेस टू रिसर्च। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मैथड्स ऑफ रिसर्च, इसमें हम उन्हीं सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सारे रेलेवेंट डेटा के बारे में बात करेंगे, या फिर उन्हीं सारे एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे जिसको इन सारे मैथड्स के माध्यम से एक तरीके से इकट्ठा किया जाता है ना। द प्रोसीजर्स अडॉप्टेड फॉर ऑब्टेनिंग द सेम, है ना, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अडॉप्टिंग द सेम, आर डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर आर एज मैथड्स ऑफ रिसर्च एंड अप्रोचेस टू द रिसर्च। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। In fact, they are the broad methods used to collect the data. In fact, मतलब इसके अलावा एक तरीके से ये वो सारे methods भी हैं जिसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है ना। These methods are as follows। देखो 6 methods यहाँ पे बताए गए हैं, और 6 methods को मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड है सर्वे मेथड, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, फिर है केस मेथड, चौथा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, पांचवा है हिस्टोरिकल मेथड, और छठा है कंपैरेटिव मेथड। देखो, इसका लिटरल जो मीनिंग है ना, वो आप ऑटोमेटिक बना सकते हो, आप गैस करके बता सकते हो कि इन सब में आखिर होने क्या वाला है। सर्वे मेथड में डेफिनेटली यहाँ पे सर्वे की बात की जाएगी। सर्वे का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर से खाता, कॉपी, जो भी आप बोलना चाहो, नोटबुक, कलम आप लेकर के निकलते हो और सर्वे करने की कोशिश करते हो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। सपोज आपको ये जानना है कि आपके लोकेलिटी में कितने मर्द रहते हैं और कितनी औरतें रहती हैं, आपको रेशियो निकालना है, सपोज सेक्स रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? घर में बैठे बैठे तो होगा नहीं, आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, एक खाता कलम लेना होगा, आप बाहर निकल करके घर घर विजिट करो और वहाँ पे मेल वर्सेस फीमेल का जो है सेक्स रेशियो निकाल लो। इसको बोलते हैं सर्वे करना, आप घर घर जा करके कर रहे हो। दूसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके रिसर्च को करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि सपोज आपसे कहा गया कि एक ट्रैफिक एरिया पे आप खड़े हो जाओ और आप दिन भर चेक करो कि कितनी गाड़ियाँ आर पार हो रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या सर्वे कर रहे हो? नहीं, आप एक जगह पे खड़े हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक जा रही हैं और कितनी तरह की गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं।
महंगी कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कितने लोग महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। आप इन सारे सवालों के जवाब जो है ऑब्जर्वेशन मैथड के माध्यम से आप निकाल सकते हो। तीसरा है केस मैथड। यहाँ पे देखो केस जो आपका प्रीवियस जो इस तरह के केसेस हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो, मतलब रिसर्च कर रहे हो, और वो टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी पहले रिसर्च हो चुका है ना, तो उसके ऊपर केस स्टडी हुई है, तो आप पुराने केस स्टडीज़ को ले करके आप जो है अपने जो है रिसर्च को इम्प्लीमेंट करोगे। चौथा है एक्सपेरिमेंटल मैथड। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो। सपोज कोई चीज़ है जो कि है, ठीक है ना, फिक्स्ड है कि वो है, बट आप चाहते हो कि चलो मैं चेक करके देखता हूँ कि अगर मैं सल्फर में क्लोरीन मिला दूँ तो क्या बनेगा, या हाइड्रोजन में क्लोरीन मिला दूँ तो क्या बनेगा। एक्सपेरिमेंटल मैथड मतलब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऐसी चीज़ों के बीच में जिसके पहले में कोई कंडीशन नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था, बट आप एक्सपेरिमेंट करके दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पांचवा है हिस्टोरिकल मैथड। हिस्टोरिकल मैथड में डेफिनेटली हिस्ट्री की बात की जाएगी, मतलब आप जो बिजनेस रिसर्च जिस टॉपिक पे आप करने वाले हो उसके ऊपर हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, या फिर जो आपका डेटा होगा वो हिस्टोरिकल बेस्ड होगा। आपको सपोज कंपनी का ग्रोथ चेक करना है, तो आप कंपनी का ग्रोथ कैसे चेक करोगे? आपने कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, आपको पहले वो निकालना होगा, है ना। तो हिस्ट्री में आप जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आप हिस्टोरिकल मैथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। छठा है कंपैरेटिव मैथड। यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आपको कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कंपेयर करना होता है, तो इसे हम कहेंगे कंपैरेटिव मैथड। तो इन छठों मैथड्स का मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि बुक में क्या कहा गया है। देखो बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है जो कि अलग अलग पीडीएफ बना करके या फिर अलग अलग तरीके से पीपीटी बना करके पढ़ा रहे हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं भी शायद कुछ इस तरीके से करूं, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी बात, जब हम एडिट करने बैठते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एडिट कर बैठते हैं जिनको एडिट नहीं करना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एज इट इज़ आपके सामने लाया जाए, बट बेहतर तरीके से। पहले मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ा रहा था, वहाँ पे कुछ बुक्स में स्पेलिंग मिस्टेक हुआ करती थी, साथ ही साथ जो जो स्क्रीन है, मतलब जो फॉन्ट्स हैं वो भी क्लियरली समझ में नहीं आते थे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको वर्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है, और वर्ड में जैसे बुक में दिया हुआ एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और ये तरीका सबसे बेहतर है, क्योंकि जो आपका मेन सोर्स है ना नॉलेज का, वो आपका बुक है, राइट। तो बुक से स्टडी करना इज़ फार बेटर देन डूइंग योर स्टडी फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। तो आप अपने घर में अपने बुक्स को फॉलो करो, साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारे वीडियोस को फॉलो करो। ओके, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इसको वेबसाइट पे भी अपलोड करूँगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनिट वाइज अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यूनिट वाइज भी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं सर्वे मैथड के बारे में। So, the dictionary meaning of survey is to observe, to look over, to study, to systematically investigate. सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, उसको स्टडी करना, उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करना, मतलब जांच पड़ताल करना। सर्वे रिसर्च इज यूज टू स्टडी लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे जनसंख्या नहीं है। जब आप रिसर्च करते हो तो आप डेटा कलेक्ट करते हो, सैंपल बनाते हो, तो एक सैंपल में सपोज 1000 लोग हैं तो वही आपका पॉपुलेशन है ना। टोटल पॉपुलेशन, टोटल जो आपका डेटा होगा, जो सैंपल होगा, उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे चाहे डेटा छोटा हो या डेटा बड़ा हो, मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है, आपको जो है सर्वे रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। सर्वे रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए सर्वे रिसर्च का इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग सर्वे। यहाँ पे आप फैक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हो। मोस्ट एम्पेरिकल प्रॉब्लम्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाई दिस अप्रोच। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको फील्ड पे उतर करके चेक करना होता है, वो आप इस मैथड के माध्यम से कर पाओगे। इट इज़ अ क्रिटिकल इंस्पेक्शन ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ एन स्टडी ऑफ एन एरिया विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन और इट्स प्रेवलेंस, है ना। किसी एक सर्टेन कंडीशन को लेकर के आप किसी एक एरिया के ऊपर जो है रिसर्च को करते हो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मार्केटिंग सर्वे, मतलब मार्केटिंग सर्वे एक तरह का इसी तरह का सर्वे है, एक हाउस होल्ड सर्वे इसी तरह का सर्वे है, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे ये भी एक तरह का इसी तरह का सर्वे है। सर्वे इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांच ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो सोशल साइंस में जब भी रिसर्च की जाती है तो सर्वे मेथड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर एक तरह का ब्रांच है, ठीक है। सर्वे रिसर्च हैज़ डेवलप्ड एज अ सेपरेट रिसर्च एक्टिविटी अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। सैम्पल सर्वेज आर वेरी पॉपुलर नाउ डेज। अभी के टाइम पे सैम्पल सर्विस जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया।
और ये एक तरीके से सर्वे रिसर्च हैज़ डेवलप्ड अ सेपरेट रिसर्च एक्टिविटी, इसके कारण से जो है एक सेपरेट रिसर्च एक्टिविटी तैयार हो जाती है जो कि किसी भी सैम्पल के डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा वो काम करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सैम्पल सर्वे हैज़ बिकम सिनोनिमस विद सर्वे। सैम्पल सर्वे और सर्वे दोनों आज के समय में एक ही बात कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल सी द फॉलोइंग डेफिनेशन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक डेफिनेशन के माध्यम से। देखो डेफिनेशन में क्या कहा गया है। ओके इसको दिया था ब्लैक एंड चैंपियन ने। Specifications of procedures for gathering information about a large number of people by collecting information from a few of them, है ना। आप प्रोसीजर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को करते हुए आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बारे में बाय स्टडिंग द फ्यू पीपल्स। कुछ लोगों का इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो कि उसी एरिया से बिलोंग करते हैं और उसको स्टडी करके आप जो लार्ज पर्सपेक्टिव है उसको आप स्टडी करना चाहते हो। ये डेफिनेशन कहा गया था ब्लैक एंड चैंपियन के द्वारा। तो आई होप सर्वे मेथड आपको समझ में आया होगा। अगले मेथड की ओर अब चलते हैं। अगला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मतलब है ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना। सो ऑब्जर्वेशन मीन्स सीइंग और व्यूइंग। इट इज़ नॉट अ कैजुअल बट सिस्टमैटिक व्यूइंग। अब यहाँ पे देखो कैजुअली आप किसी को देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ, अभी आपके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये कैजुअली देखना हो गया है ना। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं स्पेसिफिकली किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो भाई कैसे बन रहा है ताकि मेरा कंटेंट बेहतर हो, आपको अच्छा लगे, आप शेयर करें इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक व्यू करना, ना कि कैजुअल व्यू करना। तो ऑब्जर्वेशन मैथड में सिस्टमैटिकली व्यू किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ सिस्टमिक व्यूइंग ऑफ ए स्पेसिफिक फिनोमिनन इन इट्स प्रॉपर सेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक स्टडी। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, ऑब्जर्वेशन मैथड का यही डेफिनेशन है। आप एग्जाम में इसी को लिखना। सिस्टमैटिक व्यूइंग ऑफ स्पेसिफिक फिनोमिनन, किसी स्पेसिफिक फिनोमिनन को मद्देनजर रखते हुए आप सिस्टमैटिक व्यूइंग कर रहे हो, लगातार किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, लगातार किसी चीज़ को देख रहे हो ताकि आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको जो कि आपकी स्पेसिफिक स्टडी में काम आ सके। ये आपका डेफिनेशन है। ऑब्जर्वेशन मैथड इज अ मैथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। डेफिनेटली यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी की बात हो रही है। वी ऑब्जर्व अ पर्सन और एन इवेंट और ए सिचुएशन और एन इंसिडेंट। यहाँ पे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा स्कोप देखो। हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी सिचुएशन या फिर किसी इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके बेसिस में हम हमारा जो रिसर्च है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस साइंसेज सच एज बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ETC, है ना। ये हमारे बॉडी ऑफ नॉलेजेस है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। हैज़ बिन बिल्ड अपॉन द सेंचुरीज ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये सारे के सारे कोर्सेज, ये सारे के सारे जो नॉलेज है ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के कारण ही तैयार हो पाया। लोगों ने इसको सालों से देखा है और देख करके वो लिखते आए हैं। फिर उसके बाद जो लोग आए वो उसको देख करके लिखते गए, फिर उसके बाद जो लोग आए वो नई चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर उसमें ऐड करते गए। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना अभी, ये एक टाइम में किसी ने आकर के बुक नहीं लिखा, ये ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हुआ है। ये कई सालों तक इसको जो है लगातार देखा गया, समझा गया और हर व्यक्ति जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, स्पेसिफिक पर्सन था, उसने इन सारी चीज़ों को ऐड करते गया वो, है ना। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो यूजफुल इन सोशल एंड बिजनेस साइंसेज फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्चुलाइजिंग द सेम। ऑब्जर्वेशन का बिजनेस साइंस में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो और साथ ही साथ उसको कंसेप्चुलाइज कर सकते हो। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ऑब्जर्वेशन करने के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ अ ट्राइबल। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ट्राइबल का क्या लाइफ स्टाइल है ना। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो आप उसके लाइफ स्टाइल को चेक करोगे, आप रिसर्च करोगे तो आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप होगा कि भाई इस ट्राइबल का जो है यही कपड़ा पहनने का तरीका है, वो इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, वो इसी क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं वगैरह वगैरह। हाउ आर द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द रेगुलेटेड मार्केट्स, है ना। हाउ विल द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बी डन इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। समझ रहे हो, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बिजनेस साइंस से रिलेटेड है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो और साथ ही साथ आप कंसेप्ट अपना क्लियर करोगे और उन्हीं सारी कंसेप्ट को आप अपनी किताबों में पिरो देते हो और वही किताबें कई हज़ारों कॉपीज़, लाखों कॉपीज़ उसकी बिक जाती हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है रिसर्च का हिस्सा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं चाहूँगा आप उसको रीड कर लेना। चलते हैं अगले मेथड की तरफ जो कि है केस मेथड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, केस मेथड ऑफ स्टडी इज बोरोड फ्रॉम मेडिकल साइंस। केस मेथड जो है एक तरह का स्टडी है जो कि बोरो किया गया है। बोरो मतलब हम लोगों का आइडिया मेडिकल साइंस से ही आया है कि जिस तरीके से वो लोग स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं, वैसे ही चलो हम भी क्यों ना करें। जस्ट लाइक अ पेशेंट द केस ऑफ इज इंटेंसिवली स्टडीड सो एज टू डायग्नोज एंड देन प्रेस्क्राइब द रेमेडी।
जिस तरह से पेशेंट को अच्छे तरीके से पहले डायग्नोज किया जाता है, चेक किया जाता है बहुत ही इंटेंसिवली, फिर जाकर के उसको जो है दवाई दी जाती है, उसी तरीके से केस स्टडी में भी जब हम रिसर्च करते हैं तो हम किसी केस को बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज मतलब यहाँ पे क्या बीमारी है वो चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि वो काम किस तरीके से कर रहा है, मतलब वो क्या है, कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम उसको रेमेडी मतलब अपने हिसाब से जो हम आंसर है वो देने की कोशिश करते हैं। A firm or unit is to be studied intensively with a view to finding out problems। एक फर्म या फिर किसी एक यूनिट को जो है आप स्टडी करोगे बहुत ही इंटेंसिवली, ताकि उसके जो प्रॉब्लम्स है आप उसको फाइंड आउट कर सको। आप तभी कर पाओगे जब आप उसको इंटेंसिवली करोगे। अगर आप उसको बाहर से ओवरव्यू के जैसे हम लोग करते हैं ना कि बाहर से चीज़ों को देख लेते हैं, समझा देते हैं, वैसे अगर आप करोगे तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इन डेप्थ इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आप उसके प्रॉब्लम्स को, उसके डिफरेंसेस को, उसकी स्पेशलिटीज़ को, है ना, उसको चेक करके आप जो रेमेडियल मेजर्स होंगे वो आप उसको सजेस्ट कर पाओगे। ठीक है, इट इज़ एन इन डेप्थ इंटेंसिव स्टडी ऑफ यूनिट और प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ये यार जो मैंने कहा वही कह रहा है ये लोग। इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ अ फिल्म ऑफ सॉरी आई एम सो सॉरी इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ अ फर्म और इंडस्ट्री, है ना। तो ये कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी होता है किसी भी फर्म या फिर इंडस्ट्री का, और एक सोशल ग्रुप का भी, या फिर किसी एक एपिसोड का, या फिर किसी एक इंसिडेंट का। ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके ऊपर जो है कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी की जाती है, मतलब आई मीन केस मैथड की स्टडी की जाती है। अकॉर्डिंग टू पी.वी. यंग ने एक बात कही थी, मतलब उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ अ सोशल यूनिट बी दैट यूनिट ए पर्सन, है ना। कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी आप कर रहे हो किसी सोशल यूनिट का, चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई ग्रुप ही क्यों ना हो, कोई इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट ही क्यों ना हो, या फिर कोई एक कम्युनिटी ही क्यों ना हो, उसे ही हम लोग कहेंगे केस स्टडी। वाह, क्या डेफिनेशन है। चलो अच्छी बात है, तो केस स्टडी भी हमारा हो गया। बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सो एक्सपेरिमेंटेशन इज द बेसिक टूल ऑफ फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने केस मेथड जो है मेडिकल साइंस से लिया था, उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से हम लोगों ने लिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, HCl जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग वो चीज़ें ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरीफाइंग इन्फरेंसेस, बिटवीन द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं उसके बीच में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तैयार करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड। However, it is now also used in social sciences like psychology, sociology, है ना। तो अभी के समय में ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक्सपेरिमेंटेशन इज अ रिसर्च प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्जर्व कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना। ये डेफिनेशन आपको याद होगा कि चीज़ें कंट्रोल्ड में हैं, तब हम इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, है ना। तो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हो अपने रिसर्च वेरिएबल्स में के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, इट एम्स एट स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय कीपिंग द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट थ्रू सम टाइप ऑफ कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप किसी तरह का कंट्रोल आप अपने कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर, आप मतलब कि अपने इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट टाइप ऑफ कंट्रोल आप एक तरह से रख रहे हो, और रखने के बाद जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें क्या कॉज एंड इफेक्ट चीज़ें हो रही हैं, है ना। आप इफेक्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने कांस्टेंट फिक्स्ड बना करके रखा हुआ है बाय सम टाइप ऑफ कंट्रोल, मतलब आपने उसको कंट्रोल करा हुआ है किसी तरीके से। इन एक्सपेरिमेंटेशन द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन में रिसर्च जो होता है, जो रिसर्चर होता है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वो मैनिपुलेट कर सकता है, और साथ ही साथ इसका असर वो चेक कर सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ओके, तो आई होप कि एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट है हिस्टोरिकल मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री के ऊपर, है ना। प्रीवियसली आप जाकर के डेटा को रिसर्च कर रहे हो। सो व्हेन रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, द रिसर्च इज सेट टू फॉलो द हिस्टोरिकल अप्रोच। जब आप किसी हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर रिसर्च करते हो या फिर उसके बेसिस पे आप रिसर्च करते हो, तो उसको हम हिस्टोरिकल अप्रोच या फिर हिस्टोरिकल मेथड कहेंगे। टू सम एक्सटेंट ऑल रिसर्च इज हिस्टोरिकल इन नेचर। कुछ हद तक अगर देखा जाए तो सारे के सारे रिसर्च जो होते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर में ही होते हैं, क्योंकि बगैर डेटा के हम कर नहीं सकते, और डेटा तो भाई अभी तुरंत बना नहीं है, डेटा तो पहले का है ना।
राइट। तो इसलिए ये बात बोली जाती है कि अगर कुछ हद तक देखा जाए तो सारे के सारे जो रिसर्च होते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर के ही होते हैं, बिकॉज टू अ लार्ज एक्सटेंट रिसर्च डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन डेटा रिकॉर्डेड इन द पास्ट, जैसा कि मैंने कहा। प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, रेलिक्स का मतलब यहाँ पे समझो, रेलिक्स का मतलब होता है डुप्लीकेट, है ना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, रेलिक्स, डॉक्यूमेंट्स और क्रोनोलॉजिकल डेटा कैन कन्वीनियंटली बाई इन्वेस्टिगेटेड बाई फॉलोइंग दिस मैथड। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो अगर आप हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो करो तो, राइट। हिस्टोरिकल रिसर्च डिपेंड्स ऑन अ पास्ट ऑब्जर्वेशन और डेटा एंड हैंस इज नॉट रिपीटेटिव, देयरफॉर इट इज ओनली अ पोस्ट फैक्टो एनालिसिस, है ना। इस लाइन को आप समझने की कोशिश करो। जो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है वो डिपेंड करता है पास्ट ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा के ऊपर, जो कि दोबारा हो सकता है कि रिपीट ना हो, इसीलिए ये एक पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है। पोस्ट फैक्टो मतलब किसी एक चीज़ के हो जाने के बाद जब आप स्टडी करते हो जिसमें किसी भी तरह के बदलाव होने की गुंजाइश नहीं होती है, उसे हम कहेंगे पोस्ट फैक्टो एनालिसिस, राइट। However, the historians, philosophers, social psychiatrists, literary man as well as social scientists use the historical approach, है ना। ये वो सारे लोग हैं जो कि हिस्टोरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए। हिस्टोरिकल मेथड भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी मेथड के, जो कि है कंपैरेटिव मेथड, राइट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो द कंपैरेटिव मेथड इज आल्सो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड द इवैल्यूएशनरी और जेनेटिक मेथड। जो कंपैरेटिव मेथड होता है उसको एक तरीके से इवैल्यूएशनरी या फिर जेनेटिक मेथड कहा जा रहा है, क्योंकि कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल बहुत ही रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, है ना। द टर्म कंपैरेटिव मेथड हैज केम अबाउट इन दिस वे। सम साइंसेस हैव लॉन्ग बीन नोन एज कंपैरेटिव साइंसेस। कुछ साइंस को हम लोग हमेशा से कंपैरेटिव साइंसेस के नाम से जानते आए हैं, सच एज कंपैरेटिव फिलोलॉजी, है ना, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन, एटीसी। ये वो सारे माध्यम हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंपैरेटिव साइंसेस का ठप्पा लगा हुआ है। मतलब इन सब चीज़ों को अगर आप स्टडी करोगे तो आप इसके कंपैरेटिव साइंस कहलाओगे। और कंपैरेटिव साइंस से निकल करके आया है कंपैरेटिव मेथड, जहाँ पे है जिस मेथड में हम लोग वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द मेथड ऑफ दीज साइंसेस केम टू डिस्क्राइब एज अ कंपैरेटिव मेथड, है ना। तो जो मेथड है जिसके ऊपर से कंपैरेटिव साइंसेस को अप्लाई किया था उसको कंपैरेटिव मेथड कहेंगे। एंड एब्रिज्ड एक्सप्रेशन फॉर द मेथड ऑफ कंपैरेटिव साइंसेस, एक एब्रिज्ड एक्सप्रेशन है या फिर एक तरीके से इसका एक कॉपी है जो आप कह सकते हो कंपैरेटिव साइंसेस का। When the method of most comparative sciences came to be directed more and more to the determination of evolutionary sequence, it came to be described as evolutionary method, है ना। तो कंपैरेटिव साइंस को स्टडी करने के बाद या फिर कंपैरेटिव साइंस में जो हम स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसमें क्या होता है, हम जो इवैल्यूएशनरी सीक्वेंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से ये इसने अपनी पहचान बनाई, इस तरह की चीज़ें, है ना। तो जब आप कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होंगी, सेम सारी चीज़ें रिपीट होंगी। आप इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करोगे, इसीलिए हम इसे इवोल्यूशनरी मेथड भी कहते हैं, राइट। तो काफ़ी लंबा लेक्चर था बट बहुत ही शानदार लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आप हमारे प्राइवेट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको लाइव आकर के इन सारी चीज़ों की स्टडी कराऊंगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। लिंक हमारे इस लिंक या फिर फ़ोन नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर प्राइवेट क्लासेस। और अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सारी की सारी वीडियोस तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं ही। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस भी कर सकते हैं, बट उसके इसमें आपको थोड़ा सा फ़ी पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कर भी रहे हैं। तो आप चाहें तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें फॉलो कीजिए हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉर द रिसेंट अपडेट्स, और साथ ही साथ आप हमें आप हमें टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस में बनाऊंगा इसके नोट्स आपको डायरेक्टली मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही डेली डॉजियर जो होता है उसका नोट्स मैं ऑलरेडी वहाँ पे अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, थैंक यू।